हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का जो कि फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड असाइनमेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी चीज़ें देखा था कि जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, वैरायटीज़ क्या होती हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप किया था। कुछ उसी तरह से इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम में आपके कैसे आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस पैटर्न जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, सेम वही पैटर्न, वही फॉर्मेट क्वेश्चन का इसमें भी होगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आई थिंक इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो सारी चीज़ें, क्या क्या पैटर्न होता है पेपर का, सब कुछ फॉर्मेट हमने जो है लास्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए का वेटेज कितना होता है हर एक क्वेश्चन का। सेक्शन ए 1 मार्क ईच क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कितना होता है, 1 मार्क होता है। इसमें वैरायटीज़ क्या क्या होती हैं। जो फर्स्ट वैरायटीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ if the masses of the both objects are half without changing the distance between them, then the gravitational force would become, first option f/4, second f/2, third f and fourth option है 2f। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये होता है आपका g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, r जो होता है दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे कि ये मान लिया ये m1 है, ये m2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, इनकी मास की वजह से, इनके मास के इफेक्ट में जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि m1 को जो है, यानी m1 डैश हो गया है m1/2, मतलब हाफ कर दिया गया। उसी तरह से m2 डैश हो गया है वो m2/2। तो देखिए, तो नया फोर्स क्या आ जाएगा, f डैश इज इक्वल टू g m1 डैश m2 डैश अपॉन r स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज की गई है, तो g m1/2 m2/2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन 2 × 2 4 r स्क्वायर, दैट इज़ 1/4 टाइम्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये क्या था, इनिशियल फोर्स था, f था, यानी कि f डैश हो जाएगा f/4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। ए ऑप्शन का आंसर क्या है, f/4। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड। ये देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी वैलिड होता है, यानी कि कहीं भी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, तो हर एक जगह ये वैलिड होता है। तो इस वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑन द अर्थ ओनली, सेकेंड ऑप्शन ऑन द मून ओनली, थर्ड ऑप्शन इन द लेबोरेटरी ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन है एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, एवरीवेयर। क्या हो जाएगा, एवरीवेयर।
वेयर। बिल्कुल ऐसे ही आप आंसर लिखोगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्शन लिखोगे, साथ में जो उसके सामने जो भी स्टेटमेंट है वो लिखोगे, दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जैसे थ्रो कर रहे होंगे तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा किस डायरेक्शन में काम करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन है जीरो एंड लास्ट ऑप्शन है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बेस्ट सुटेबल है डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या जाएगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड थर्ड पार्ट है, थर्ड ऑप्शन है इसका, वेट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लास्ट जो है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली वेट क्या होती है, वेट की प्रॉपर्टी क्या है, तो वेट क्या होता है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी कि वेट इज इक्वल टू होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन या फिर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इससे देखा जाए तो सी ऑप्शन तो क्या होगा, ये रॉन्ग, मतलब वेट डज नॉट डिपेंड, मतलब ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेट इज ए स्केलर क्वांटिटी, भाई जाहिर सी बात है वेट क्या है, फोर्स है, तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जाहिर सी बात है वेट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट होता है आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यही जो क्वांटिटीज हैं यही हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो टोटल कितनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके अलावा बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो सब डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वेट हमारा कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना, तो फंडामेंटल नहीं है, जाहिर सी बात है डेराइव्ड है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 का। वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद से असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, हमने कि जो है ये असर्शन रीजन क्या होते हैं, कैसे पहचानना है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक सही है भाई, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स में जिस फोर्स की वजह से, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, करेक्ट है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ये भी करेक्ट है, यानी कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी बॉडी पर, यानी कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, आप देखिए असर्शन भी तो ट्रू है, रीजन भी क्या है
ट्रू है। क्या रीजन असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? भाई ट्रू के लिए दो कंडीशन, ए और बी दोनों से ही हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या एक कंडीशन लगा दी है फर्स्ट में कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन बी पार्ट में जो है रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी जो है, भाई जाहिर सी बात है यूनिवर्स में दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है ग्रेविटेशन की वजह, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ। हाँ, रीजन अपने आप में करेक्ट है, असर्शन भी अपने आप में करेक्ट है, बट असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 का बी ऑप्शन। इसमें आप क्या लिखोगे? बोथ असर्शन एंड reason are correct but reason is not correct explanation of assertion। रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? असर्शन, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सी वाटर दैट कॉजेज टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। भाई देखो समुद्र में जो टाइड आता है, ठीक है, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, इनका कहना ये है कि सन और मून दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है दोनों बॉडीज के मास पे, ठीक है। जाहिर सी बात है अर्थ की कंपैरिजन में सन का मास क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जब सन का मास ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों, अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी कि अर्थ की जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट को सन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। उसी तरह से जो समुद्र का पानी है उसको भी सन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चूंकि सन का मास ज़्यादा है अर्थ के मास की कंपैरिजन में, तो इस वजह से जो है सन उसकी वाटर को, यानी कि अपनी तरफ खींचने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है टाइड्स आते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ पानी उठने लगता है, ठीक है। लेकिन मून की अगर हम बात करें तो मून का मास जो है वो अर्थ के मास के कंपैरिजन में कम है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, नो डाउट, मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, और हमारी अर्थ भी मून की जो है सरफेस पे लगाती है। तो यही रीज़न है कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, वो अर्थ जो है उसको बाइंड करके रखे हुए, यानी कि खींच के रखा हुआ है, ठीक है। बट लेकिन क्या है कि जो मून की हम बात करेंगे तो मून पर जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में कम है, तो इस वजह से, मतलब कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू सन की अगर हम कंपैरिजन करें, तो इस वजह से जो मून नहीं होगा, सिर्फ सन होगा, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, असर्शन की हम बात करें तो असर्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। भाई देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अलावा और भी 3 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और बाकी बिग वैन डेर वाल्स फोर्सेस वगैरह ये होते हैं आपके, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें से जो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? यानी कि रीजन भी फॉल्स हो गया, असर्शन भी फॉल्स हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल है? डी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसके लिए सुटेबल ऑप्शन है डी, बोथ assertion and reason false are false।
और फॉल्स। 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन हुज मास इज 50 kg। एक पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पर्सन है जिसका मास कितना है, हाउ मच, 50 kg। मास इसका कितना है, 50 kg। तो वेट बताना है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो मास 50 हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने 10 ले लिया मान लो, ठीक है। तो 10 लेंगे तो क्या जाएगा, 500 न्यूटन, ठीक है। या फिर अगर हमने दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और 50 इंटू 9.8 अगर हमने ले लिया, तो 50 इंटू 9.8 अगर हमने लिया है तो ये क्या जाएगा, 5 इंटू 98, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 4 यानी कि 490 न्यूटन। तो अगर ये ऑप्शन आपका आ रहा है तो भी करेक्ट है, ये आ रहा है तो भी करेक्ट है। वो डिपेंड करेगा जी की वैल्यू पर। जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। और अगर मेंशन है तो आपको जो गिवन होगा वही चीज लोगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से आप क्या समझते हो, तो फ्री फॉल की अगर हम बात करें बेटा, फ्री फॉल जो है क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ बिन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की पुल में, ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फॉल हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो किसी बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस पे कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है, गिर रही है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या जाएगा फ्री फॉल का, ये भी आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, डेफिनेशन पूरा प्रॉपर फॉर्म में मैं बता भी देता हूँ, ठीक है, कि फ्री फॉल व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक डज रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। प्लास्टिक की बॉटल कभी आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो पुल है, तालाब है, उसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल या बड़ा सा टब है, उसके अंदर जो आप प्लास्टिक की बॉटल डुबोने की कोशिश करते हो, तो जैसे उसके अंदर डुबोते हो तो वो ऊपर आ जाता है। जब आप उसको नीचे की तरफ पुश करते हो, छोड़ देते हो, फोर्स हटाते हो, उसके ऐसे ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होने का एक रीज़न है, उस पर जो है कौन सा फोर्स काम करता है, अप थ्रस्ट फोर्स काम करता है, ठीक है। अप थ्रस्ट फोर्स, भाई आप कहोगे कि उस बॉटल का वेट भी तो होगा, बिल्कुल होगा, बट उस बॉटल का जो वेट है अप थ्रस्ट फोर्स की कंपैरिजन में बहुत कम है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ आकर के तैरने लगता है, यानी उसके सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, ठीक है। अगर उसी बॉटल के अंदर पानी भर दो, कुछ भर दो, कोई लिक्विड भर दो, थोड़ा सा हैवी कर दो, ठीक है, तो अगर उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो बॉटल है, तो बॉटल का जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बॉटल डूब जाएगा, सिंपल सा फंडा है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, व्हाई अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक डज रिलीज ऑन द वाटर कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर। तो इसका सीधे आंसर आप लिखोगे, बिकॉज अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉटल ब्रिंग्स इट टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डैश प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। देखते हैं क्या हो सकता है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई, देखो किसी भी m इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यों होता है, जैसे मान लो एक बॉडी है,
यहाँ पे कोई बॉडी है m, इसका मास कैपिटल M, इनके बीच की डिस्टेंस r। तो जो फोर्स है भाई, ये वाली बॉडी जो है वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, इतना, ठीक है, और ये भी इस पर इतना फोर्स लगा रहा है, मतलब कि दोनों में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो ये, और जाहिर सी बात है ये बॉडी इसके ऊपर अगर जी एक्सेलरेशन से यानी अर्थ के सरफेस पे है या किसी प्लेनेट पे है तो उस प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, m कैंसिल, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है फंडा? तो अब यहाँ पे देखो g क्या है, कांस्टेंट है, r क्या है भाई। अगर उस प्लेनेट की हम बात करें तो प्लेनेट का अगर हम ये जो डिस्टेंस है इसको हम कांस्टेंट मान लें तो क्या होगा, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट। मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं क्या, डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, वॉल्यूम, क्या जाएगा, वॉल्यूम। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हो रो इंटू वी। डेंसिटी, उस प्लेनेट की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है, सॉरी उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा प्लेनेट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, डायरेक्टली, क्या फिल करोगे, डायरेक्टली। इसको लिखने का तरीका, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे और जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पे डायरेक्टली लिखोगे, डायरेक्टली लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, करेक्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डैश इज जीरो। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा, स्पेस की बात है, यानी कि स्पेस में जो वेट है, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें क्या फिल करोगे, इन स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष में, स्पेस में जब आप चले जाओगे तो वहाँ पे क्या है, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी बॉडी जो होती है वो क्या फील करती है, वेटलेसनेस की कंडीशन फील करती है, यानी उसके अंदर लगता है कि उसके अंदर कोई वेट ही नहीं है, उसका कोई बहुत हल्की फील होती है, इसी वजह से कोई भी चीज़ स्पेस में तैरने लगती है, ठीक है। तो इसमें स्पेस फील कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसमें क्या फिल कर लोगे, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डैश दे रखा है, इसमें आपको फिल क्या करना है, सिंपल सी चीज है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसमें क्या फिल कर दोगे, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 12 में क्या जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट यूज अ स्ट्रॉ टू सिप अ ड्रिंक ऑन द सरफेस ऑफ द मून। भाई देखो कैसे आप स्ट्रॉ काम करता है, कि जैसे आप जूस वगैरह पीते हो, ठीक है, क्या था क्वेश्चन, ऑन द सरफेस टू सिप अ ड्रिंक, कुछ भी आप पीते हो, पीने के लिए स्ट्रॉ यूज करते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉ में बेसिकली क्या होता है कि जो बाहर का सरफेस होता है, बाहर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, उसकी कंपेरिजन में, यानी कि अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब अगर अंदर का प्रेशर क्या होगा, बाहर की कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है, तो इसकी वजह से वो क्या होता है, बाहर की तरफ पुशअप होता है। बट स्पेस मून की अगर हम बात करें तो मून के बाहर क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, मतलब एटमॉस्फेयर का कह सकते हो कि मतलब बहुत ही लो कह सकते हो, बहुत लो एटमॉस्फेयर है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे बहुत ही लो है। तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट जो है कैन नॉट यूज ए स्ट्रॉ टू सिप अ ड्रिंक ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि ये करेक्ट है कि वहाँ पे वो स्ट्रॉ से जो है पी नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो खींचने की कोशिश करता है तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका हो जाएगा ट्रू। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14,
14 क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट इक्वेटर। इक्वेटर पर ग्रेविटी का जो फोर्स है, क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है, कम होती है स्मॉल जी की वैल्यू, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हो आर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वेटर की ज़्यादा होती है। इक्वेटर क्या होता है? जैसे मान लो अर्थ का जो शेप है वो कैसा माना गया है? ओवल। तो ये आपका क्या है? 2 रेडियस है, तो जाहिर सी बात है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये आर क्या है? ग्रेटर है। अगर आर ग्रेटर है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेटर की बात करें तो इसी को तो इक्वेटर कहते हो। तो इक्वेटर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि आर ज़्यादा है। उसी तरह से पोल पे क्या है? आर कम है। भाई ये वाली डिस्टेंस ले ना, अगर उसके सेंटर से देख रहे हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आर डैश जो है वो क्या है? स्मॉल है, तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है पोल पर। ठीक है, तो पोल पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर लेस होता है। तो इसमें ये भी क्या जाएगा? ट्रू। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15, 3 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन बी। तो चलिए सेक्शन बी भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सेक्शन बी में ये है, ये 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। A particle thrown up vertically with a velocity of 50 meter per second, what will be the velocity at highest point of its journey? How high the particle would rise? What time would it take to reach the highest point? क्या क्या गिवन है? A particle thrown up vertically with velocity of 50, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है u, वेलोसिटी दे रखा है, यानी किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। u इज इक्वल टू कितना? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब यहाँ पे इस पोजीशन पर ये पहुँचेगा, तो कोई भी बॉडी जब मैक्सिमम पोजीशन पर पहुँचती है तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका, हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है अगर कोई बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ हाई द पार्टिकल वुड राइज, यानी कितनी हाइट तक राइज करेगा। तो आपको पता होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। भाई g एक्सेलेरेशन के प्लेस पे g रख लिया, h के प्लेस पे, s के प्लेस पे h रख लिया, तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। v कितना है? 0। u कितना है? 50 का स्क्वायर अपॉन 2, g की वैल्यू मान लो 10। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस का, और यहाँ पर -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 2। तो हाइट आ जाएगी आपकी, 250 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी? 125 मीटर। हाइट क्या मिल जाएगी? 125 मीटर। आगे क्या है? What time would it take to reach the highest point? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा होगा, यानी कि जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इससे जो पूछा जा रहा है, इस
इसमें देखो ऐसे 1 2 नहीं लिखा है, तो इसको हम फर्स्ट कह लें, इसको सेकेंड ऐसे लिख लो, और इसको थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता था, तो इसको हम GT कर लेंगे। ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या ले लोगे, g माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे u माइनस GT, तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। हाइएस्ट पॉइंट पे यानी h इज इक्वल टू एट h v इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा u अपॉन जी, माइनस माइनस कैंसिल, u अपॉन जी, तो टाइम आ जाएगा u अपॉन जी। ये फार्मूला याद कर लेना। उसी तरह से यहाँ पे भी आप फार्मूला ये सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो मैक्सिमम हाइट यानी इसको h मैक्स कह सकते हो, और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो उस केस में ये टाइम आ जाएगा। तो टाइम क्या आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 50, g की वैल्यू ले लो 10, क्या जाएगा 5 सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर 5 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। मैक्सिमम हाइट बताना है, किस हाइट तक ये पहुंचेगा। सेकेंड कह रहा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे वापस आने में कितना टाइम लगाएगा। एक बॉल है, इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, किस वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू किस वेलोसिटी से भी 49 मीटर पर सेकेंड से, 49 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट, रोमन में है तो रोमन में ही आप लिखोगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, तो h इज इक्वल टू, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, u स्क्वायर अपॉन 2g वाला फार्मूला यूज कर लो सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u कितना 49 स्क्वायर अपॉन 2, g की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लो 9.8 ले लो। ठीक है, 9.8 लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 49 का हाफ करोगे, 49 का डबल करोगे तो क्या आता है 98 होता है, तो इस वजह से 9.8 ले लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 9.8, हालांकि क्वेश्चन में दिया आप 10 भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें से। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। इसको डेसिमल को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हो 10 टू दी पावर -1। 49 2 ज़ा 98, 2 2 ज़ा 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 49 इंटू 10 अपॉन 4, दैट इज 490 अपॉन 4। तो h इज इक्वल टू 490 अपॉन 4 है आपका, 490 अपॉन 4 डिवाइड कर दोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 10 बचेगा, तो 4 2 ज़ा 8 122, 2 बचेगा 0.45 ज़ा, यानी कि इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो 4 12 4 ज़ा 48, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा करके 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो h इज इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू 122.5 मीटर। क्लियर? आई थिंक ये आंसर आपका आ रहा होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आप इसमें ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन की तरह से इसको कॉपी न कर लेना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस यहाँ तक आने में, यानी इस सरफेस पर वापस आने में कितना टाइम ले रहा है। तो इस सरफेस में जाने और आने में, तो जाने का टाइम मान लिया t1 और आने का टाइम t2। सिंपल सा फंडा, जितना टाइम जाने में लगाएगा उतना टाइम आने में लगेगा, लेकिन हम लोग अलग अलग करके अभी हम बताते हैं आपको। इसको कह दिया t2। तो अब एक चीज़ बताओ, सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है t1 जाने में कितना टाइम, तो जाने का जो टाइम हो जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी t1 लिख देंगे। v क्या हो जाएगा 0, u कितना है 49 माइनस जी t1, तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू 49 अपॉन जी। कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ से जब वापस आ रहा होगा, रिटर्निंग टाइम, रिटर्निंग के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो जब रिटर्न होगा तो उस केस में यहाँ पे यही क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 और फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे आएगा, तो ये जो इसकी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा इसका 49 प्लस जी टी। तो यहाँ पे t2 कर लो, तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन जी। क्लियर? सीधा सीधा देख लो। तो यहाँ से टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। रिटर्न होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम इज टेक टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे वापस आने में उसको जो टाइम लग रहा है, ये क्या जाएगा 49 अपॉन जी। जी की वैल्यू 9.8 ले लो, क्योंकि यहाँ पे 49 दिख रहा है ना, ऐड कर लोगे तो क्या जाएगा 2 इंटू, या ऐसे लिख सकते हो 49 प्लस 49 क्या जाएगा 98 अपॉन जी। जी की वैल्यू ले लो 9.8, तो 98 अपॉन 9.8 क्या जाएगा 980 अपॉन 98। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद से यहाँ पे क्या जाएगा आपका 98, यह जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू टोटल रिटर्निंग टाइम 10 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेक्शन बी के बाद अब सेक्शन सी पे आ जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स इसका वेटेज है। आइए देखते हैं सेक्शन सी में क्या है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो सेक्शन सी देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से रिलीज किया जा रहा है। फाइंड इट्स स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसको सॉल्यूशन आप लोग ऐसे लिखोगे। गिवन क्या है, फ्रॉम अ हाइट फाइंड इट्स स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, तो इसमें हाइट कुछ मेंशन नहीं है, तो आपने मान लिया हाइट को h मान लो। तो लेट हाइट इज इक्वल टू h, जिस हाइट से मान लिया कि ये सरफेस है, यहाँ से
ये h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, तो स्पीड यहाँ से चला होगा तो u क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल स्पीड इसके पास 0 रही होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका काम कर रहा होगा। तो h फाइंड इट्स स्पीड एट एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, यानी कि आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस से मतलब यहाँ पे h1 से है, यानी h1 हाइट जो भी 1 सेकेंड में कवर कर रहा होगा, तो इसको ले लो v1, कहीं पर भी यहाँ पर आएगा तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, t1 कर लो। t1 आपको दे रखा है एट t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर लेना है। v1 हमें चाहिए तो v1 इज इक्वल टू u कितना है 0, g की वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8, t1 की वैल्यू 1, तो v1 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से क्या रहा हाइट, तो h1, तो h1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, h1 इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइट निकालना है ना कि ऊपर से निकलना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये यूज़ कर लोगे। v क्या है, v1 यही हो जाएगा, तो v1 क्या जाएगा 9.8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9.8 का स्क्वायर माइनस u1 क्या है 0 अपॉन 2, g की वैल्यू क्या है 9.8, तो h1 आ जाएगा आपका h1 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 9.8, एक 9.8 से एक 9.8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4.9, तो 4.9 मीटर, तो h1 आ गया 4.9 मीटर, और v1 जो इसकी स्पीड है वो आ गई आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे क्या कह दिया गया है, सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है कि ध्यान रखना, सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है, देखो मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, इसको हमें h2 कैलकुलेट करना है एट t2 इज इक्वल टू टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 सेकेंड, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे v2 कर दो, ये भी v2, यहाँ पे t2 और यहाँ पे 2 रख दो, कुछ नहीं करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और ये 19, यानी कि 196, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया सीधा सीधा। इसके बाद से अब देखो h1 हमें निकालना है, तो h1 फिर यही फार्मूला यूज़ होगा, तो v क्या है 9.8, और यहाँ पे ध्यान रखना कि v1 हमारा क्या कैलकुलेट होकर क्या है 19.6, तो यहाँ पे 9.8 आप नहीं लोगे, आप क्या लोगे 19.6 का स्क्वायर माइनस u क्या है ऊपर से गिर रहा है तो u 0 अपॉन टाइम कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 इंटू, अच्छा g की वैल्यू कितनी है 9.8, सॉल्व कर लो इसको, ये इसको रफ कर लो, सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 19.6 इंटू वट 19.6 अपॉन 9.8 इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 9.8, 2 से 2 कैंसिल, h1 आ जाएगा आपका 19.6 मीटर। देखो सही है, v1 यही इसका v1 हो जाएगा, तो 19.6 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है। g की वैल्यू 9.8 हमने ले रखी है।
तो 19.6, 9.8 टू जा तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये क्या जाएगा 1 कैंसिल, तो 19.6 मीटर इसका आंसर। तो इसमें क्या मिल गया सेकेंड पार्ट में, V1 इज इक्वल टू, सॉरी V2 यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे ये H2 हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड और H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर। दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे और आसानी से आप कर लो। इस फार्मूले के प्लेस पे दूसरा फार्मूला यूज करेंगे ताकि आपको अगर वो इजी लगे तो वो फार्मूला भी यूज कर सकते हो। थर्ड पार्ट है इसका, स्पीड एंड डिस्टेंस एट t3 इज इक्वल टू, जो टाइम है वो कितना 3 सेकेंड लग रहा है। तो देखो सिंपल सा फंडा, हमें s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u क्या है 0, तो s के प्लेस पे h ले लोगे, s के प्लेस पे क्या ले लोगे h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। इसको S3 अगर, यानी कि S3 हमें कैलकुलेट करना है तो हाफ g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 9.8 अपॉन 2 इंटू 9, ये हो जाएगा 4.9 इंटू 9, डिवाइड करोगे तो 4.9, सॉल्व करोगे 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, ठीक है, और 8 44, डेसिमल 1 प्लेस के बाद तो 44.1 मीटर, ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस जी टी, तो v3 u0 है, gt के प्लेस पे क्या, g के प्लेस पे क्या है 9.8, टाइम कितना 3, तो 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 और 2 29, 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये स्पीड आ जाएगी इसकी, नोट कर लीजिए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर आपका था कितना 17 क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन अ वाटर एंड देन इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, इन विच केस विल इट एक्सपीरियंस अ ग्रेटर बॉइंट फोर्स। किस केस में ग्रेटर बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक बार जो है किसमें, नॉर्मल वाटर में, उसके बाद से सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में किया गया। In which case, if each side of the cube is reduced to 4 centimeter and then immersed in water, what will be the effect on the buoyant force experienced by the cube as compared to the first case of for water? Give reason for each case. हर एक केस के लिए रीज़न भी आपको बताना है। तो देखो, एक आपने ले लिया बीकर, एक हम मान लो बीकर ले लिया और एक दूसरा बीकर ले लिया। इसके अंदर हमने जो है नॉर्मल वाटर रखा। कैसा वाटर, नॉर्मल वाटर। इसके अंदर कैसा रखा, सॉल्टी वाटर। कैसा वाटर, सॉल्टी वाटर। इसके अंदर अगर सॉल्टी वाटर रखा है, कह रहा है क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूब जब इसके अंदर डिप किया गया, ठीक है, जो इसका साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी डिप किया गया, सेम क्यूब को इसमें भी डिप किया गया, इसका भी साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है डिप करने के बाद कि इन विच केस विल इट एक्सपीरियंस अ ग्रेटर बॉइंट फोर्स, किस में ग्रेटर बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
तो देखो सीधा सीधा इन दोनों की वाटर में अगर इसकी डेंसिटी रो ऑफ डब्ल्यू और इसकी डेंसिटी की हम बात करें रो ऑफ सॉल्टी वाटर, तो देखो होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर है। और जो बॉइंट फोर्स होता है वो बॉइंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। यानी कि ये जो डेंसिटी है इस पर डिपेंड करेगा कि अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉइंट फोर्स या थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा काम करेगा। तो इस केस में ग्रेटर बॉइंट फोर्स किस में एक्सपीरियंस करेगा, सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब विल एक्सपीरियंस ग्रेटर, क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस ग्रेटर बॉइंट फोर्स इन salty water because density of salty water is greater than नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में सॉल्टी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है एंड buoyant force प्रोपोर्शनल टू, कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज डिप्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट को डिप किया जा रहा है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर। एंड डेंसिटी ऑफ, आगे और भी लिख लेना, एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, करा इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, यानी इसका जो साइज है वो रिड्यूस कर दिया गया है, कितना कर दिया गया, इसको 4 सेंटीमीटर कर दिया गया। और उसके बाद से देन इमर्ज इन वाटर, इसी वाटर में इसको इमर्ज किया गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्यूब एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस ऑफ वाटर। ठीक है, फर्स्ट केस ऑफ फॉर वाटर, पहले केस में देख लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो केस था फर्स्ट केस में देखो डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, जब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो उस केस में क्या होगा, देखो जितना जो बॉइंट फोर्स होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बॉइंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड, जिस भी लिक्विड में किसी भी बॉडी को अगर पार्शियली या फुल्ली डिप की जाती है, ठीक है, इमर्ज की जाती है, तो क्या होता है कि वो अपनी वेट के अपने वॉल्यूम के इक्वल जो है क्या करता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, और जो अपथ्रस्ट बॉइंट फोर्स होता है वो बॉइंट फोर्स उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ, इसको हमने दोनों का नाम दे दें, दिस इज अ फर्स्ट क्यूब एंड दिस इज सेकेंड क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। सेकेंड क्यूब के वॉल्यूम से फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होगा तो उस केस में क्या होगा, what will be the effect on the buoyant force experienced by the cube as compared to the first case for water। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा अभी देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू, आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे सिंस अकॉर्डिंग टू
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, buoyant force is equal to liquid displaced by the immersed body। जिस बॉडी को इमर्स्ड किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है, सिंस भाई इसका साइज छोटा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, छोटा होगा। तो सिंस वॉल्यूम, भाई सिंपल सी बात है, वो अपने वॉल्यूम के इक्वल ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। सो क्या लिखोगे, सेकेंड क्यूब विल एक्सपीरियंस सेकेंड क्यूब जो एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा, पॉइंट फोर्स पूछ रहा है, पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस लेस बॉइंट फोर्स, यानी सेकेंड केस में का जो क्यूब है वो लेस बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेस, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ये ए पार्ट का आंसर था 18 का ए पार्ट। इसी तरह से बी पार्ट में अ बॉल वेइंग 4 kg ऑफ डेंसिटी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन इट। जी की वैल्यू यहाँ पे दिया रखा है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, अ बॉल वेइंग 4 kg, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू वेइंग 4 kg, मास दे रखा है, मास इज इक्वल टू 4 kg, बॉल का जो मास है 4 kg। डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू 40,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन इट। तो देखो बॉइंट फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी ना, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है उसके वेट के इक्वल होता है। तो वेट इज इक्वल टू हम सिंपली कैसे निकाल लेंगे, डेंसिटी ऑफ कितना, भाई लिक्विड क्या है, वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट के लिए हम क्या लिखेंगे, मास इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ द, अब देखो वॉल्यूम किसका लेंगे, तो वॉल्यूम का हमें ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम हमेशा जिस बॉडी को डिप की जाती है उस बॉडी का वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना वो डिप करेगी तो अपने वॉल्यूम के इक्वल अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इंटू जी, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करोगे तो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1000। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, तो बॉल की वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ बॉल की हम बात करेंगे, तो बॉल की डेंसिटी कितनी है, मास कितना है 4, तो 4 अपॉन 4000, तो 4 अपॉन 4000 आप कर लोगे, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1000, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1000, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1000 इंटू जी की वैल्यू इसमें दे रखा है 10 लेना है, तो इंटू 10, 1000 से 1000 कैंसिल, क्या जाएगा 10 न्यूटन। तो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दैट्स ऑल। आई थिंक सारे क्वेश्चन आज भी डिस्कस हो गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपने जो है क्या क्या चीज़ें सीखा, यानी कि ग्रेविटेशन के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं ये सारी चीज़ों को आपने कवर कर लिया, सीख लिया है। ठीक है, तो आगे आप लोग इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एनसीईआरटी के और भी जो क्वेश्चन जो बच गए हैं, जो रह गए हैं, उनको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और भी कोई डाउट आता है तो आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, उसका आंसर आपको